नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखिए, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाऊं या यूट्यूब पर क्यों ना अपनी एक वीडियो बनाऊं या वीडियो बनानी शुरू करूं, जिससे कि मैं करंट अफेयर और बाकी के सब्जेक्ट भी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि यार हाँ, बच्चे जब कह रहे हैं तो एक वीडियो बना लेनी चाहिए और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना चाहिए। तो आप लोगों के लिए मैंने आज एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है और मैं अपने यूट्यूब चैनल की आज पहली वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने इस वीडियो को शुरू किया है, इस चैनल को शुरू किया। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को आप लोगों तक पहुँचाएँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं भी कोशिश ये करूंगा कि जितना ज़्यादा आप लोग इस चैनल को शेयर करोगे, वीडियोस को शेयर करोगे, मैं उतना बेहतर कंटेंट आपको दे सकूं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी वीडियो की। तो आज जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूं, ये वीडियो होगी हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से रिलेटेड होगी और ये जो करंट अफेयर होगा ये हमारा 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का होगा। यानी कि पिछले 15 दिन का जो करंट रहा है वो मैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने आज उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, ये है हमारा चैनल ड्रीम IAS। ठीक है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है, आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो ये है कि भारत के जो ऑडिटर जनरल हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि महान्यायवादी, वो कौन बने हैं। अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो पहले कौन थे या अब कौन है और एक महान्यायवादी कौन होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, तो जिनको आप ये देख रहे हो ये भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। कौन है ये? इनका नाम है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी इनका नाम है और ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। कौन से? 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी कौन होता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने स्थान किसका लिया है। चलिए, आर वेंकट रमणी जो हैं वो भारत के 16वें महान्यायवादी हैं और इन्होंने स्थान लिया है के वेणुगोपाल का। इनसे पहले कौन थे इस पद पर? के वेणुगोपाल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। भाई ये 16वें हैं तो पहले तो होंगे, तो भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी आते हैं आपके MC सीतलवाड़। क्लियर? चलिए, अब महान्यायवादी होता कौन है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। कौन होता है? सरकार का प्रमुख वकील। यानी कि जो महान्यायवादी है वो एक तो सरकार का मुख्य सलाहकार होता है और साथ ही साथ सरकार का सुप्रीम कोर्ट में एक प्रमुख वकील होता है, वो सरकार की तरफ से उनकी पैरवी करता है। अब बात करें कि ये जो महान्यायवादी का जो पद है, ठीक है, ये राष्ट्रपति की, यानी कि किसकी नियुक्ति पर किया जाता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति द्वारा किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बात करें। ये हमारी पहली न्यूज़ हो गई। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। चलिए, आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है कि क्रिकेट टूर्नामेंट जो दिलीप ट्रॉफी है 2022, उसका खिताब किसने जीता है। देखिए, BCCI कोई ना कोई टूर्नामेंट कराती रहती है, उसमें से भी प्रथम श्रेणी का जो टूर्नामेंट होता है वो दिलीप ट्रॉफी होता है। प्रमुख यहाँ से पूछा भी जाता है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि दिलीप ट्रॉफी 2022 का संबंध या जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है आपके पश्चिमी क्षेत्र ने। ये जो होते हैं, ये क्षेत्र के हिसाब से इसकी टीमें सेलेक्ट की जाती हैं, ये क्षेत्र के हिसाब से टीमें बटती हैं। तो जो दिलीप ट्रॉफी है 2022 की, वो किसने जीती है? पश्चिमी क्षेत्र ने। क्लियर? जो पश्चिमी क्षेत्र है उसने किसको हराकर ये ट्रॉफी जीती है? तो
तो पश्चिमी क्षेत्र ने आपके 2022 के दक्षिणी क्षेत्र को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। और कितने रनों से हराया दक्षिणी क्षेत्र को? तो 294 रनों से हराया है। क्लियर? 294 रनों से हराकर। और बात यही नहीं है कि 294 रनों से हराया, कितनी बार ये खिताब जीता है? तो बहुत बड़ी बात है कि 19वीं बार ये खिताब जीता गया है पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, अब बात तो ये आ गई कि 19वीं बार जीता है, तो अब तक कितनी बार ये मैच हो चुका है, यानी कि दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी का जो संस्करण था वो 59वां संस्करण था, 59। क्लियर? तो 59 में से 19 बार पश्चिमी क्षेत्र अब तक जीत चुका है। ये जो दिलीप ट्रॉफी है ये शुरू कब हुई थी? तो ये बीसीसीआई ने शुरू की थी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। बीसीसीआई आपने सुना होगा इसका नाम। ठीक है, बीसीसीआई ने शुरू की थी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और कब की थी ये? 1961-62 में। 1961-62 में इस चीज को शुरू किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं जो दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन अभी तक किसने बनाए, यानी कि इस वाला जो मैच हुआ था ये, इस मैच में दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन किसने लिए हैं? तो सर्वाधिक रन में आए हैं आपके यशस्वी जायसवाल। कौन? यशस्वी जायसवाल। ये कौन सी टीम से संबंधित है भाई? ये पश्चिमी क्षेत्र की टीम से संबंधित हैं और इन्होंने अकेले 497 रन बनाकर ये स्थान पाया है, या ये जगह पाई है। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं यशस्वी जायसवाल ने, पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित हैं, और 497 रन इन्होंने बनाए हैं। अब बात करते हैं कि जो दिलीप ट्रॉफी है इसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं भाई साई किशोर ने। किसने? साई किशोर ने। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित हैं, दक्षिणी क्षेत्र के हैं। और इन्होंने कितने विकेट लिए हैं कंप्लीट में? ये आपके 17 विकेट लिए हैं इन्होंने। ठीक है, 17 विकेट लिए हैं साई किशोर ने, और ये दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित हैं। अब बात करें कि प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज है जयदेव। कौन? जयदेव। मैं यहां लिख देता हूं, जयदेव जो हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। कौन से क्षेत्र के संबंधित हैं ये पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी दूसरी न्यूज। आगे बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। चलिए ठीक है, आज की हमारी तीसरी न्यूज है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये देख पा रहे होंगे आप, कौन है भाई ये हैं आपके डॉक्टर राजीव बहल। कौन है? डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, ये ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। अब बात आ रही है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है भाई? तो इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। काफ़ी चर्चा में भी रहे थे अभी पीछे डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, तो इन्होंने उनका स्थान लिया है। चलिए अब बात करते हैं, एक शब्द आया था ICMR। ICMR जो शब्द है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये संस्था क्या है? तो ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी अगर बात करें, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। उस समय ICMR के नाम से ना जाना जाकर IRFA के नाम से जानते थे इसको। 1949 में इसका नाम बदलकर किया गया था ICMR। ठीक है, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1911 में। क्लियर? लेकिन इसका नाम जो पड़ा ICMR वो कब पड़ा? 1949 में। क्लियर? इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में। क्लियर? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगली न्यूज की तरफ चलें हम। आज की अगली न्यूज है हमारी
कि जो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, जो अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुए हैं, ब्रिक्स क्या है, एक संस्था है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो अभी जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, कब, ठीक है, ये हुआ था 2022 में 14वां, और अब जो होने वाला है ये 2023 में होगा 15वां। 2022 में हुआ था 14वां, वो कहाँ हुआ था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, लेकिन अनाउंस हो गया है कि 15वां शिखर सम्मेलन कब होगा ब्रिक्स का, ठीक है। तो वो 2023 में होगा, कहाँ होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। कौन सा देश करने वाला है भाई, ये करने वाला है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2023 के 15वें जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। यहाँ आपको दिख रहे होंगे ब्रिक्स के मेंबर, ये हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, क्लियर। ये आपके सबके फेवरेट रूस के, अभी हाल ही में तो बहुत चर्चा में रहे हैं, ठीक है, रूस के हैं ये व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और ये हैं आपके बोल्सोनारो, क्लियर। और ये साउथ अफ्रीका के। चलिए आगे बात करते हैं, ये जो मीटिंग होती है कि ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग्स होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है। देखिए उद्देश्य हर साल चेंज हो जाता है, या हो सकता है कि एक परमानेंट नहीं होता, लेकिन चेंज होते रहते हैं। तो इस बार का जो उद्देश्य है वो क्या है कि ब्रिक्स देशों में आपकी 5 कंट्री आती हैं, कौन कौन सी, BRICS, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपकी 5 कंट्री आती हैं, ठीक है। तो इन देशों के विकास और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, इन देशों के विकास और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास की जो मूलभूत परियोजनाएं हैं उसके लिए वित्त जुटाना, ठीक है। यानी कि ब्रिक्स देश और इसी के साथ इन देशों के साथ साथ विकासशील जो देश हैं उनमें जो परियोजनाएं चलानी हैं उनके लिए क्या करना, वित्तीय संसाधन जुटाना, इनका मोटो है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो मैंने आपको बता ही दिया है ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं। ब्रिक्स में आते हैं आपके ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। देखिए 2010 से पहले ये जो आप ब्रिक्स देख रहे हो ना, ये ब्रिक्स नहीं था, क्या था, केवल ब्रिक था, BRIC, क्योंकि इसके केवल 4 मेंबर थे, दक्षिण अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। तो उस समय केवल इसे ब्रिक्स के नाम से, ब्रिक के नाम से जानते थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें जुड़ गया है कौन, साउथ अफ्रीका। तब ब्रिक ना कहकर हम इसको कहते हैं ब्रिक्स, क्लियर। ब्रिक्स देशों का ही एक बैंक भी है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि ब्रिक देशों द्वारा या ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित कौन सा बैंक है, क्लियर। देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी है और उसके बारे में आपको पता भी है कौन सा बैंक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर इस बारे में, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी भाई। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। उस समय ब्रिक कहते थे, 2010 में इसको ब्रिक्स कहने लगे हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। कहाँ, शंघाई, चाइना में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स देशों का जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था। तो ब्रिक्स देशों का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2009 में। कहाँ हुआ था, रूस में। जून 2009 में रूस में हुआ था, क्लियर। अब बात करते हैं कि 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। मैंने अभी आपको बताया था कि ये 15वां सम्मेलन है, हम 14वें सम्मेलन के ऊपर भी बात करेंगे। तो 14वां सम्मेलन हुआ था आपका 2022 में चीन में। कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। और अब 15वां सम्मेलन होने जा रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका में, क्लियर। चलिए आगे बात करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, हमारी 5वीं न्यूज़। चलिए ठीक है, यह है हमारी आज की 5वीं न्यूज़ कि विश्व का सबसे ऊंचा
विश्व का सबसे ऊंचा, कितना ऊंचा, 280 मीटर ऊंचा पुल कहाँ बनने जा रहा है? अभी बना नहीं है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल होगा। कितना ऊंचा? ये आपका 280 मीटर ऊंचा पुल होगा। क्लियर? ये कहाँ बनाया जा रहा है भाई? देखो, ये पुल आपको दिख भी रहा होगा। ये खैर ये वो पुल तो नहीं है क्योंकि अभी बनाया ही नहीं गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी हाईएस्ट पुलों में आता है। ये चिनाब नदी पर है। अब भाई मुझे कोई और इमेज नहीं मिल रही थी तो मैंने यही लगा दी, क्योंकि भाई जब पुल बना ही नहीं है तो इमेज कैसे लगाऊं, है ना? तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बता दिया कि ये भी इसी तरीके से कुछ पुल बनाया जाएगा। और ये जो पुल है ये चिनाब नदी का पुल है। अभी जो इसको भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है बनाए हुए। चलिए हम बात करते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है भाई? तो ये बनाया जा रहा है आपका कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग। कहाँ बनाया जाएगा? कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। विश्व का, ध्यान रखना भाई, आपके भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जा रहा है? कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बात करें इस पुल के बारे में थोड़ा सा और, कि इस पुल को बना कौन रहा है। इस पुल का जो निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है? इस पुल का निर्माण कर रही है एक संस्था जिसे हम कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्लियर? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, ये जो संस्था है, या आपने शायद देखो कहीं टोल टैक्स वगैरह देते होगे आप, तो वहाँ पर भी एक बोर्ड लगा होता है NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो NHAI ही हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पुल है वो बना रहा है, ठीक है। ये कहाँ होगा पुल? ये होगा कैथली घाट और शिमला के बीच में। कहाँ होगा पुल? कैथली घाट और शिमला के बीच में। चलिए बात करें, ये बात तो हो गई, ये दुनिया का कैसा पुल है? ध्यान रखना, ये कोई नॉर्मल पुल नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा एक्स्ट्राडोज ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? एक्स्ट्राडोज ब्रिज। अब ये क्या चीज होती है एक्स्ट्राडोज ब्रिज? देखिए, एक्स्ट्राडोज ब्रिज का मतलब है एक ऐसा ब्रिज जिसमें आपको सभी सुविधाएं मिले, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जो क्या कहते हैं आपका साउंड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें यहाँ पर। और इसके साथ साथ काफ़ी मजबूती होगी, CCTVs लगे हुए होंगे, ठीक है, यानी कि काफ़ी एडवांस तरीके से बनाया गया ये पुल होगा। क्लियर? अगर इस पुल की बात करें ऊंचाई की, तो ये इतना ऊंचा होगा कि भाई 3 कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा होगा। कितने? 3 कुतुब मीनार से ऊंचा, सोचो, ठीक है, 3 कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा होगा। और ये किस तकनीक से बनाया जा रहा है? ये पुल जो है स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, एक्स्ट्राडोज ब्रिज यानी कि स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक, यानी कि इसमें इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, CCTVs होंगे, एडवांस सेंसर्स होंगे, ठीक है। इस पुल को काफ़ी हाई लेवल पर एक एडवांसमेंट दी जा रही है। क्लियर? चलिए अब देखिए, एक शब्द आया था कालका शिमला। क्या शब्द आया था? कालका शिमला। ये शब्द हमें यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कालका शिमला में हमें एक पर्वतीय रेल मिलती है, पर्वतीय रेल, ठीक है। तो कालका शिमला पर्वतीय रेल को यूनेस्को ने 2010 में, कब? 2010 में अपनी सूची में शामिल किया था। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में लगभग आप सभी को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उसमें एक बात आता है कि 2010 में पर्वतीय रेलों को शामिल किया गया था। तो पर्वतीय रेलों में आपकी आ जाता है कालका शिमला पर्वतीय रेल। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। चलिए, अगली न्यूज़ है हमारी, अभी काफ़ी चर्चा में रहा है PM केयर्स फंड। क्लियर? और ये केवल अभी चर्चा में नहीं रहा है, 2020, 2021 में काफ़ी चर्चा में रहा, खासकर 2021 में, क्योंकि अभी क्या विवाद चल रहा था उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी केवल हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने PM केयर्स फंड
पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे बनाया है? ठीक है, पीएम केयर्स फंड का जो सरकार ने अभी नया ट्रस्टी बनाया वो किसे बनाया है? तो जल्दी बताएं अगर किसी को पता है। देखिए किसे बनाया है, आप यहां देख रहे होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के साथ साथ एक इमेज आप इनकी देख रहे होंगे, एक इमेज आप इनकी देख रहे होंगे, एक इमेज इन्हें, यानी कि 3 लोगों की इमेज है। ठीक है, तो पीएम केयर फंड का जो ट्रस्टी बनाया गया है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं बनाया गया है, वो करिया मुंडा, रतन टाटा और कैटी थॉमस, इन 3 लोगों को बनाया गया है। इन्हें आप देख रहे होंगे, ये जो हैं आपके, ये कौन है? ये हैं आपके करिया मुंडा। कौन है ये भाई? लोकसभा के पूर्व यानी कि डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं ये आपके। और दूसरे कौन है? रतन टाटा। इन्हें कौन नहीं जानता भाई? ठीक है, ये आपके देश के वरिष्ठ उद्योगपतियों में से एक हैं और दिल के भी काफ़ी अच्छी व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए क्या कौन है ये? रतन टाटा एक बिजनेसमैन हैं, इन्हें आप देख पा रहे होंगे, ये हैं रतन टाटा। क्लियर? और तीसरे ट्रस्टी कौन है? तीसरे ट्रस्टी हैं कैटी थॉमस। कैटी थॉमस ये कौन है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य नहीं, ध्यान रखना, केवल न्यायाधीश। क्लियर? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, पीएम केयर फंड के बारे में। जैसे कि मैंने बताया आपको कि काफ़ी चर्चा में रहा था पीएम केयर फंड। क्यों चर्चा में रहा था? काफ़ी विवाद में भी आया था। तो पीएम केयर फंड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी हमारे 28 मार्च 2020 को। 28 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया था, एक फंड बनाया गया था, जिसका मोटिव था कोविड-19 महामारी के समय लोगों की सहायता करने के लिए वित्त जुटाना। ठीक है, और वाकई में इसने काफ़ी मदद भी की थी लोगों को। पीपीटी किट और आपके वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स, इन सब के लिए जो वित्त जुटाया गया था और काफ़ी लोगों की हेल्प की गई थी, वो इस फंड के तहत ही की गई थी। इस फंड की स्थापना कब हुई थी? 28 मार्च 2020 को। उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई आपातकालीन परिस्थिति में मदद मुहैया कराने के लिए। किन लोगों को? भाई कोविड-19 से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए। क्लियर? ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगर बात करें कि पीएम केयर फंड में अभी विवाद क्यों चला था? पीएम केयर फंड में इसलिए विवाद चला था, ये बात आपके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी कि इसका कितनी इसमें राशि अब तक जमा हो चुकी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, और इसके बारे में याचिका भी डाली गई थी, रिट डाली गई थी। इनके जो इन्हीं के एक वकील हैं, उनका वकील का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके द्वारा एक रिट डाली गई थी कि पीएम केयर फंड की जांच होनी चाहिए। अगर अनुमान के हिसाब से भी अगर हम बताएं तो 2020-21 में पीएम केयर फंड का अब तक कितना रुपया जमा हो चुका था? 7,032 करोड़। कितने? एक अनुमान के आधार पर 2020-21 में पीएम केयर फंड में लगभग 7,032 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। क्लियर? तो इसीलिए थोड़ी सी और जांच करने के लिए इसकी ये रिट डाली गई थी और ये केस आपका चला था। आगे बात करें अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। आज की हमारी अगली न्यूज़ है ऑस्कर के बारे में। ठीक है, ऑस्कर के बारे में अगर हम बात करें तो सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। तो इसके लिए जो 2023 के लिए भारत की किस फिल्म को नामांकित किया गया? देखिए पहले फिल्मों को नामांकित किया जाता है, उसके बाद ये तय होता है कि किस फिल्म को ऑस्कर देना है और किस कैटेगरी में देना है। ठीक है, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं ऑस्कर देने के लिए, तो किस कैटेगरी में कौन सी फिल्म को ऑस्कर देना है ये तय किया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भारत की कौन सी फिल्म नामांकित की गई है? तो आप देख रहे होंगे, ये फिल्म का नाम है लास्ट फिल्म शो। क्या नाम है? लास्ट फिल्म शो।
और इसी को अगर हम गुजराती भाषा में कहें तो झेलो शो। क्या नाम है? झेलो शो। ठीक है, ये एक गुजराती फिल्म है झेलो शो। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, देख रहे होंगे आप। चलिए थोड़ी सी इसी के बारे में अगर और चर्चा करें कि इस फिल्म के जो निर्देशक थे, जो निर्देशक हैं वो कौन है भाई? इसके निर्देशक हैं पैन नलिन। कौन है ये गुजराती फिल्म के डायरेक्टर हैं पैन नलिन, और इन्हीं के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है। और ये जो फिल्म भेजी गई है 2023 में ऑस्कर के लिए, किस कैटेगरी में? विदेशी भाषा कैटेगरी में बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। किस कैटेगरी में भाई? विदेशी भाषा कैटेगरी में इस फिल्म को चुना गया है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं थोड़ी सी ऑस्कर की। ऑस्कर की अगर हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखना, ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम है अकेडमी पुरस्कार। क्या नाम है भाई? अकेडमी पुरस्कार नाम है। अगर ऑस्कर की बात करें तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट एंड साइंस, अमेरिका, किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका की एक संस्था है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस, एक संस्था है अमेरिका की, इसके द्वारा ये दिया जाता है। चलिए अगर बात करें कि भारत में सबसे पहला ऑस्कर किसे दिया गया था, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि भारत में सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था ऑस्कर का 1983 में भानु अथैया को दिया गया था। किसे? भानु अथैया को दिया गया था। इन्हें क्यों दिया गया था? एक फिल्म आई थी गांधी, उस गांधी फिल्म में इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ये अवार्ड मिला था। ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला था। चलिए बात करें भारत में और किन लोगों को ऑस्कर मिल चुका है, तो भारत में 1991 दूसरा किसे मिला? 1991 में मिला था सत्यजीत रे को। सत्यजीत रे यहाँ एक ज़्यादा उत्तर भारत की अगर बात करें तो इतने प्रसिद्ध निर्देशक नहीं माने जाते, लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्व भारत की तो सत्यजीत रे एक काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं, क्योंकि एक बंगाली डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे। इन्हें जो अवार्ड मिला है 1991 में, ठीक है, वो किस लिए मिला है? वो इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, इनको जिंदगी भर का जो इनका प्रयास रहा, जो निचोड़ रहा, उसके लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है भाई? ऑस्कर अवार्ड। कब मिला था? 1991 में। ये भारत में ऑस्कर पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा ऑस्कर किसे मिला। तीसरा ऑस्कर मिला है रसूल पोकुट्टी को। कौन? रसूल पोकुट्टी को मिला था। इन्हें क्यों मिला है? इन्होंने स्लम डॉग मिलियनर, एक मूवी आई थी 2008-2009 में, स्लम डॉग मिलियनर, आपने शायद देखी हो, ना देखी हो तो देख लेना, एक काफ़ी अच्छी मूवी है। ठीक है, स्लम डॉग मिलियनर की बात करें तो इन्होंने क्या किया था ऐसा? इन्हें साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया है। मैंने पहले बताया आपको कि जो ऑस्कर मिलता है वो अलग अलग कैटेगरियों में दिया जाता है, तो इन्हें किस कैटेगरी में मिला? साउंड मिक्सिंग की कैटेगरी में इन्हें ऑस्कर दिया गया है। चलिए इसी फिल्म को 3 से 4 ऑस्कर मिले थे। ठीक है, किस किस कैटेगरी में? अगली बात करें तो अगले नाम आता है ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान ने इसी फिल्म में यानी कि स्लम डॉग मिलियनर में 2009 में एक गाना गाया था, जय हो। ठीक है, जय हो गाना गाने के लिए इन्हें 2009 में ऑस्कर दिया गया था। और इसी गाने को लिखने के लिए गुलजार साहब को 2009 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो एक साउंड मिक्सिंग के लिए मिला रसूल पोकुट्टी को, ए.आर. रहमान को मिला गाने के लिए जय हो गाना, और जो गुलजार साहब हैं, उन्हें मिला है इस गाने को लिखने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी बात ऑस्कर के लिए। आगे बात करें, अब बात करते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ है REC यानी कि जो कि महारत्न कंपनी है उसके बारे में।
देखिए महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, मिनी रत्न कंपनियां क्या होती हैं, इनके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, भले ही ऑफलाइन, ठीक है, लेकिन इनके बारे में आज हम फिर से चर्चा करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, करंट से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को, किस गवर्नमेंट कंपनी को, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं, कौन सी 12वीं, ध्यान रखना ये नंबर क्योंकि पूछा जाता है कि मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब तक कितनी थी इसका मतलब अब तक 11 महारत्न कंपनियां थीं और अभी हाल ही में 12वीं कंपनी बनाई गई है। वो कौन सी बनाई गई है, आप देख ही रहे होंगे फोटो में, REC ये कंपनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, ये कहाँ की कंपनी है, ये दिल्ली की कंपनी है। इसी कंपनी को अभी हाल ही में 12वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें कंपनी के बारे में तो महारत्न कंपनियों का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है, ठीक है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महारत्न कंपनियों का दर्जा उन कंपनियों को दिया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि महारत्न कंपनियों के लिए क्या करना पड़ता है कंपनी को, और मिनी रत्न कंपनी के लिए कितना टर्नओवर करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे महारत्न कंपनी की। तो महारत्न कंपनियों के लिए क्या करना चाहिए भाई, महारत्न कंपनियों अगर बनना है, ठीक है, किसी कंपनी को बनना है तो उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहिए। और उसका सालाना टर्नओवर, कौन सा सालाना टर्नओवर कितना होना चाहिए, पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ठीक है। सालाना टर्नओवर महारत्न कंपनी बनने के लिए कितना चाहिए, 25,000 करोड़ होना चाहिए। और साथ ही साथ उसकी औसत नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। औसत नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। और या फिर बात करें औसत नेट प्रॉफिट की, तो औसत नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ठीक है। रुपए में बात चल रही है, 5,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट होना चाहिए, पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस होना चाहिए, या टोटल नेटवर्थ की बात करें तो 15,000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। क्लियर। अगर हम बात करें REC के बारे में, किसके बारे में, REC के बारे में, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो अभी 12वीं कंपनी बनी है महारत्न, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 25 जुलाई 1969 को। कब हुई थी, 25 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसके CMD कौन है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, तो वो हैं विवेक कुमार देवांगन। विवेक कुमार देवांगन इसके CMD हैं। चलिए ये तो बात हो गई। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना अब महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है भाई, तो नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। और अगर पूछे कि मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है आपकी 73। क्लियर। महारत्न कंपनियों की संख्या 12, नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 है, 73। चलिए आगे बात करते हैं आप अगली न्यूज़ की तरफ, ठीक है। आज की जो हमारी लास्ट न्यूज़ है वो ये है। लास्ट न्यूज़ की तरफ बात करें तो कुछ कैसा दिखाई दे रहा है, विधानसभा, ठीक है, लग रहा है ना, संसद विधानसभा, यानी कि पॉलिटी से संबंधित है हमारा अगला क्वेश्चन, पॉलिटी से संबंधित है। इतिहास में पहली बार किस राज्य में ऐसा हुआ है, किस राज्य की विधानसभा में ऐसा हुआ है कि महिला विधानसभा सदस्यों के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया हो।
फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इतिहास में पहली बार किस राज्य में ऐसा हुआ है, किस राज्य की विधानसभा में ऐसा हुआ है कि महिला विधानसभा सदस्यों के लिए एक अलग से विशेष सत्र का आयोजन किया गया हो पहले दिन। क्लियर? चलिए, तो किस राज्य में ऐसा हुआ है भाई? ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जैसे ही सत्र शुरू होगा, उसका जो पहला दिन होगा वो किसके लिए होगा? महिला विधानसभा सदस्यों के लिए होगा। ठीक है, महिला विधानसभा सदस्यों के लिए होगा। आगे बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विधानसभा के सदस्यों की जो पहले दिन के विशेष सत्र का आयोजन किया गया, उसमें सिर्फ महिला विधायकों को बोलने और प्रश्न करने का अवसर दिया जाएगा। महिला विधायकों को बोलने और प्रश्न करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात चल रही है। चलिए, अब बात करते हैं कि विधानसभा जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में? भाई संविधान सभा का उल्लेख हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 168 में। अच्छा, सदस्य संख्या की अगर बात करें कि विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा में सदस्य संख्या जो होती है वो न्यूनतम होती है 60 और अधिकतम होती है कितनी? 500। यानी कि न्यूनतम 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500। जबकि कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड इत्यादि के लिए। ठीक है, इन राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। लेकिन अभी के लिए हम बात करें तो विधानसभा से अनुच्छेद जो संबंधित है वो 168 है और सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? सदस्यों की संख्या है 60। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं, आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विधान परिषद कितने राज्यों में है। देखिए, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि विधान परिषद कितने राज्यों में है और कितने राज्यों में है और वो कौन कौन से राज्य हैं। क्लियर? तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे, मैं कमेंट देखूंगा और बाद में आपसे पूछूंगा भी। क्लियर? तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर कभी दूसरी वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि ये जो मैं आपको करंट करा रहा हूं, भले ही मैं हफ्ते में इसको लेकर चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि दिन में 10 या 20, ठीक है, इतनी न्यूज़ कवर की जाए। अगर आप दिन में 10 न्यूज़ कवर कर रहे हो, 20 न्यूज़ कवर कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है उतनी ही करनी है। वो तो आपको लगना चाहिए कि आपको लगता है कि हाँ भाई ये न्यूज़ आ सकती है। हफ्ते में अगर 5-6 न्यूज़, 10 न्यूज़ भी हो जाए तो काफ़ी है। आपकी आनी तो कितनी है? आनी तो आपके 10 या 12, मैक्सिमम 10-12, वरना 4-5 क्वेश्चन आपके इस तरीके से रख देता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि दिन में इतनी सारी करनी है, बस। ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा लेना और इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर? मैं आगे और भी अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग मेरे साथ मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आपको, ठीक है, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। चलिए, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।